क्लास 7th में हमने हिंदी ग्रामर में जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का पहला जो हमारा अध्याय था उसका हमने अध्ययन किया। भाषा, लिपि और व्याकरण हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम था। आज हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे दूसरे पाठ का नाम है वर्ण विचार। देखिए पाठ पर आइए, पाठ पढ़ते हैं। मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक यानी मुख से बिना लिखे हुए। मौखिक भाषा में जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए, बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए ध्वनि के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। यानी हम जो अपने मुख से कोई बात कहते हैं उस बात को अभिव्यक्त करते हैं विचारों के माध्यम से। जब उसे हम लिखित रूप दे देते हैं तो उनके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के नाम से हम उन्हें जानते हैं। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं। यानी कौन सा वर्ण से कैसी आवाज़ निकलेगी वो उसका एक प्रतिनिधि हो जाएगा, क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। मुख से हम जो बोलते हैं उसी को हम लिखते हैं। तो कुछ चिन्ह विशेष होते हैं। रचना की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपसे पूछ लिया जाए कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई। वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, दोनों में भेद पूछ सकते हैं। तो रचना की दृष्टि से यह भाषा सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण क्या होता है? रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्ण का जो लिखित रूप होता है वो अक्षर कहलाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण होता है, उसके टुकड़े ज़्यादा हम नहीं कर सकते। देखिए परिभाषा, भाषा की वे छोटी से छोटी ध्वनि जिनके और टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। तो हमने वर्ण की परिभाषा क्या देखी कि वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण की परिभाषा क्या है हमारे पास में? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ए, कै, देखिए ए स्वर है हमारे पास में, सिंगल है। फिर इसके बाद में कै के हलंत लगा हुआ है, यानी उसमें भी स्वर नहीं मिला हुआ। च इसके भी हलंत लगा हुआ है, टे इसके भी हलंत लगा हुआ है, यानी इनके आगे टुकड़े हम नहीं कर सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते लेकिन उन्हें जोड़कर शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आम आदि। आम जो शब्द है ऐसा कुछ शब्द हो गया। ऐसे बहुत अनेक से शब्द हैं जो वर्ण के हम टुकड़े तो नहीं कर सकते लेकिन इनसे जोड़ के कुछ शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास में वर्णमाला। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ण हैं, जिनमें निम्नलिखित वर्ण शामिल है। कौन कौन से वर्ण हैं? 52। देखिए पहले सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत में हमारे पास 13 हैं, जबकि हिंदी में हमारे पास में 11 स्वर होते हैं। इसको आप विशेष ध्यान रखना है। संस्कृत में 13 होते हैं और आपके पास में हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, दो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप स्वर देखें कौन कौन से हिंदी में। ए, आ, ऋस्व ई, ऋस्व यानी छोटी, छोटी ई जिसे हम ऋस्व ई कहते हैं। फिर दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास में टोटल कितने आ गए? 11 वर्ण। अब देखिए संस्कृत में कौन सा था? एक तो आपके पास री था, लेकिन नीचे री की मात्रा लगी हुई, और एक दीर्घ री था। ऐसे 2 वर्ण थे जो आपके हिंदी में नहीं है। इसके बाद में आपके पास में आ गया अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। और अयोगवाह कितने दे रखे हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जैसे आपके देखिए ए वर्ण के ऊपर बिंदी लग गई, ये जो बिंदी है वो अनुस्वार कहलाती है, और पीछे 2 बिंदियाँ लग गई, इसे हम विसर्ग कहते हैं। देखिए अनुस्वार जो होता है ना उसका उच्चारण स्थान न की आवाज़ सुनाई देती है हमें, और विसर्ग में हमें है की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए व्यंजन हमारे पास में है। अयोगवाह कितने हैं हमारे पास? 2। अब व्यंजन हम पढ़ते हैं। 33 व्यंजन हमारे पास में। कै, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ,
डे ढे ण ते थे दे धे न पे फे बे भे मैं य रे ले व श से है। तो हमारे पास में कितने हो गए टोटल 33 वर्ण। इसमें हमारे पास में 25 वर्ण तो होते हैं स्पर्श वर्ण जो आपके कैसे मैं तक होते हैं, यहाँ तक होंगे। इसके बाद में आपके पास 4 वर्ण है य रे ल व, ये होते हैं अंतस्थ, और श है ये हमारे पास होते हैं ऊष्म वर्ण। फिर ये डे डमरू का है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, और डे ढक्कन का इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इसे हम अढय बोलते हैं और इसको अढय बोलते हैं। ये दो होते हैं। इसके बाद में आपके पास आते हैं संयुक्त व्यंजन श्रय से त्रय और ज्ञ। ये कौन कौन से मिलके बने हैं? 4 है हमारे पास में। क्षत्रिय का होता है वो हमारे पास किससे मिलके बनता है? क और षटकोण का। त्रय मिलता है तय और रे से। ज्ञ मिलता है जय और ज्य से। श्रय मिलता है स्य और रे से। इस प्रकार टोटल हमारे पास में 52 वर्ण आ गए। इसके बाद में हमारे पास आगे देखें विशेष दे रखा है, इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान संयुक्त व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में नहीं गिनते। ये संयुक्त व्यंजन है, 4 इनको वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। आजकल अंग्रेजी ध्वनि जैसे आ के ऊपर ये अर्धचंद्र बिंदु है को भी वर्णमाला में शामिल किया जाने लगा है। ध्यान दें सभी व्यंजनों में अस्वर होता है, जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें अस्वर होता है। यदि उसे स्वर रहित करना है, उसमें स्वर हटाना है, तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह तिरछी रेखा खींची जाती है। जैसे ग है, इसको स्वर रहित करना है तो ग के नीचे हलंत लगा दिया जाएगा, ये स्वर रहित हो जाता है, इसमें स्वर शामिल नहीं होता है। आगे देखें, इसमें विदेशी प्रभाव से जय फै और आ शब्द है, इसकी ध्वनि ओ की तरह सुनाई देती है। ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी भाषा इनका प्रयोग प्रायः नहीं करने पर जब इनके प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है तो इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे खाना, इसका मतलब होता है भोजन, और खाना ये ख के नीचे बिंदी लग गई तो इसका मतलब हो गया अलमारी, कौन से खाने में रखी है, यानी कौन सी अलमारी में रखी है। फिर सजा, इससे बनता है सजावट, और सजा जा, ये इसके अंदर देखिए जय पे जोर लग रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम? सजा, जा शब्द निकलेगा, है ना। तो सजा, इसे इसका मतलब होता है दंड। ऐसे ही राज यानी शासन, और राज, क्या राज है, क्या रहस्य है, रहस्य, राज यानी रहस्य। फिर आता है फन, शाम का फन होता है, और फन ये इसका मतलब होता है हुनर। काल यानी समय, और देखिए काल, ये काल नहीं बोलेंगे, इसे हम कॉल बोलते हैं, कॉल यानी बुलाना, कॉल करते हैं ना फ़ोन से। फिर डाल, डाल का मतलब शाखा, और ये डाल नहीं बोल के डॉल बोलेंगे, इसका मतलब होता है गुड़िया। बाल, बाल यानी केश, और ये बॉल, बॉल यानी गेंद। तो आपको ये विशेष शब्द दे रखे हैं, खाना यानी भोजन और खाना यानी अलमारी। यहाँ बिंदी लगते ही शब्द चेंज हो गया, अर्थ चेंज हो गया इसमें। सजा और सजा, सजा यानी सजावट, और दंड, सजा यानी दंड। राज यानी शासन, और राज यानी रहस्य। इस प्रकार आपके शब्द दे रखे, इनको आप देखें। आगे देखें, जय फे के नीचे जो बिंदु लगाया है उसे नुक्ता कहते हैं। इस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नुक्ता कहते हैं। औ ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन्हीं स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना तथा इसकी महत्ता को भी उजागर किया गया है। अडय और अढय ध्वनियाँ डैड है से भिन्न है। इनका प्रयोग कभी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता, इससे शब्द प्रारंभ नहीं होता। ये बीच में या लास्ट में आएंगे, शब्द प्रारंभ से नहीं होता। हिंदी वर्णमाला का विभाजन, हिंदी वर्णमाला को 3 रूपों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना किया जाता है या उनके बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी विभाग से बिना टकराए अबाध यानी निर्बाध गति से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, औ, औ। विशेष दे रखा है,
स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, यानी किसी की सहायता की इसमें आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र राजन्ते इति स्वराः, इसकी परिभाषा भी है संस्कृत में। फिर हमारे पास में स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधी कंठ से बाहर आती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। विशेष, अब ओ ध्वनि को भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिना जाने लगा है। इसका चिन्ह आपके दे रखा है यहाँ पर। आगे देखें स्वर के भेद। स्वर के भेद क्या होते हैं इसके बारे में देखें हम। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ऋस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे ऋस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वर को किस नाम से जानते हैं? मूल स्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है। संस्कृत में आपके 5 थी और हिंदी में आपके पास 4 है। ए, ई, उ, री। आपके पास 4 है। ए, ई, उ, री। ये आपके पास मूल स्वर है। मूल स्वर पूछ लिया जाए आपसे हिंदी में, तो हिंदी में मूल स्वर 4 है, जबकि संस्कृत में आपके मूल स्वर 5 थे। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ऋस्व स्वर कहें या मूल स्वर कहें, ये आपके हिंदी में 4 होंगे। आगे देखें, फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, यानी ऋस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसके अंदर डबल समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। कितनी बताइए इनकी संख्या? इनकी संख्या बताइए 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। कितनी संख्या बता दी इन्होंने? 7 संख्या दीर्घ स्वर की। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 संख्या इन्होंने हमें बताई है। फिर आता है हमारे पास में प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व से तिगुना समय लगता है, ऋस्व से कितना समय लगा? तिगुना समय लगा, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लुत स्वर से। जैसे ओम शब्द लिखा हुआ है, ओम के बीच में 3 लिखा हुआ है, तो ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो ओम, यानी ओ का उच्चारण कितना हुआ? जैसे 3 बार हमने बोला है। फिर हे राम, तो रा के अंदर आ शब्द है, इसका उच्चारण जैसे 3 बार हमने रा बोला, ऐसा उच्चारण आया, इसलिए 3 लिखते हैं। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग वेदों में होता है, इस वजह से आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमने स्वर के बारे में पढ़ा। अब व्यंजन है, व्यंजन का और आपके अयोगवाह और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। आपने स्वर में क्या क्या पढ़ा उसका एक बार अध्ययन करें। इस वीडियो को आप पुनः देखें, समझें कि किस प्रकार हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में हमारे पास कौन कौन से वर्ण हैं और शब्द किससे बनते हैं, वर्ण किससे बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने जो पढ़ा उसको आप एक बार समझें और इसे आप याद भी करें। नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में रखेंगे।